हेलो एवरीबॉडी। लास्ट के वीडियो में आपने देखा होगा निमसेट के मैंने क्वेश्चंस का सोल्यूशन करवाया था। एक्सप्लेनेटरी वीडियो था जिसमें सारे एक्सप्लेनेशंस आपको 10 क्वेश्चंस तक के दिए थे। अभी दिस इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूएशन वीडियो जिसमें बाकी के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको और आपको कोशिश करूंगी दैट यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या मेथडोलॉजी, क्या ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11 जो एग्जाम में आया था। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड इफ देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट। आपको सेंटेंस को रीड करके उस पार्ट में एरर ढूंढना है। इफ देयर इज एन एरर, अगर कोई एरर है उस एक किसी सेंटेंस के किसी पर्टिकुलर पार्ट में तो आपको वो एरर पहचानना है, अदरवाइज नो एरर हो जाएगा। द सेंटेंस इज इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। ओके, सो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, इफ इज अ कंडीशन। इफ का मतलब होता है अगर, तो अगर वाले काफी सारे सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे इफ आई हैड जिसमें आप वुड हैव यूज करते हैं। इसी तरीके से इफ के और भी सेंटेंसेस बनते हैं जो प्रेजेंट टेंस में बन के उसके बाद आगे विल के साथ बन सकता है। दिस इज अ डिफरेंट वन। ये जो है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड है। जैसे कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये करता, अगर मैं बर्ड होता तो मैं फ्लाई करता, मैं उड़ता। ये इस तरीके के सेंटेंसेस है जिनको आप हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बोलते हैं, जिसमें कोरी कल्पना है, यू आर जस्ट इमेजिनिंग। सो ये वाला जो सेंटेंस है ये है इफ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह पर होता या मैं वह होता। ये हिम की जगह पे कुछ और भी हो सकता था। इट कुड हैव बीन पर्सन्स नेम, इट कुड बी प्राइम मिनिस्टर, इट कुड बी एनी एग्जाम्पल, जो भी आप एग्जाम्पल लेना चाहें। सो जैसे आप इस सेंटेंसेस को इफ के बाद जो भी प्रोनाउन या फिर नाउन लगाएंगे, जो भी प्रोनाउन लगाएंगे या फिर आप कोई अगर नाउन लगाते हैं तो उसके बाद में यू यूज वर इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस ओनली इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। जो भी हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होंगे सिर्फ उसी कंडीशन में आप वर लगाते हैं। वॉज की जगह पे वर यूज होता है पास्ट टेंस में। वर लगाने के बाद में जो सेकेंड पार्ट होता है सेंटेंस का, जो कि यहाँ पे कॉमा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। सो कॉमा के बाद में जो सेकेंड पार्ट होगा सेंटेंस का, वहां पे आप वुड लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस को बनाते हैं। तो इफ आई वर और उसके बाद में यू यूज आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे इफ आई वर द पीएम, प्राइम मिनिस्टर होता, उसके बाद में यू विल से आई, सब्जेक्ट लगाएंगे, वुड लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस को ऐसे फ्रेम किया जाता है। अगर ये सेंटेंस इसी तरीके से बनाया गया है सो देयर इज नो एरर इन दिस, एंड ऑब्वियसली ये सेंटेंस वैसे ही बना हुआ है। इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। ऐसे सेंटेंसेस में वॉज यूज नहीं होता है, वर ही प्रेफरेबली यूज किया जाता है। चाहे यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन हो, यू आर गोइंग टू यूज वर। अब आई के साथ चाहे आप एम लगाते हो, आई के साथ आप वॉज लगाते हो तब भी वर लगाएंगे, ही के साथ आप वॉज लगाते हैं तब भी आप वर लगाएंगे, यानी कोई भी प्रोनाउन होगा आप वर ही लगाएंगे। और आगे वाला जो पार्ट है यानी जो सेकेंड क्लॉज है सेंटेंस का, उसमें वुड के साथ लगता है फर्स्ट फॉर्म विच इज टीच। सो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, दैट मेक्स दिस सेंटेंस अ नो एरर सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. Let's see question number 12 now. Fill in the blank with the correct preposition. So you have to fill the correct preposition over here. The sentence says Jagdish is waiting for me dash the campus. बहुत ही easy सा दिखता हुआ question है, सिर्फ एक preposition को फिल करना है एंड आंसर मिल जाएगा। यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो एट द कैंपस फिल करते हैं, बट जो आंसर है जिन्होंने भी आंसर की देखी होगी उनको भी पता होगा दैट द आंसर इज ऑन, और यही एक आंसर करेक्ट आंसर है, नॉट एट। अब आइए डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब भी आप कभी एट यूज करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए यू कैन यूज एट। तो आप अगर यूनिवर्सिटी में हैं एट प्रेजेंट या आप कॉलेज में हैं सो यू कैन यूज एट फॉर दैट। ठीक है, आप एट यूज कर सकते हैं। अगर आप
if you want to describe the area of land जहां पे वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स है, उस पर्टिकुलर लैंड के बारे में आप बात करना चाहते हैं, तब आप ऑन यूज करते हैं, आर्टिकल लगाते हैं द, और उसके बाद बोलते हैं कैंपस। ये ऑन द कैंपस और एट द कैंपस के बीच का डिफरेंस है। ये वेट के हिसाब से नहीं चलेगा कि जगदीश इज वेटिंग लगा हुआ है तो वेटिंग के बाद कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, ये उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ये प्रेपोजिशन जो लगेगी ये कैंपस के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो साइट पर है, सो ऑन द साइट, वो जो साइट पे काम, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, दैट साइट। तो उसी तरीके से ये कैंपस भी चलता है। इफ द वर्ड कैंपस रेफर्स टू, अगर आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि ये जो वर्ड है कैंपस, ये रेफर कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जहां पे 2, 4, 5 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और वो यूनिवर्सिटी कैंपस की बात हो रही है या किसी भी टाइप के कैंपस की बात हो रही है, तो तब आप यूज करेंगे ऑन द कैंपस। अगर आप बात कर रहे हैं किसी कॉलेज की, किसी यूनिवर्सिटी की, इन जनरल स्कूल की, तो आप बोलेंगे एट द यूनिवर्सिटी, एट द स्कूल, एट, इस तरीके से यूज करेंगे। In case you want to tell about the arrival of a particular person at a particular place, campus as well, तब आप at भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन आ रहा है लेक्चर देने के लिए या कहीं पर कैंपस में आ रहा है, तब आप एट द कैंपस यूज कर सकते हैं अराइवल के लिए, या ट्रैवल जिसमें इंक्लूडेड हो। लेकिन ट्रैवलिंग ना इंक्लूडेड हो या अराइवल नहीं होता है और नॉर्मली आप एरिया की बात कर रहे हैं, यू आर रेफरिंग टू द एरिया ऑफ द कैंपस, तब आप बात करेंगे ऑन द कैंपस। तब आप प्रेपोजिशन भी ऑन यूज करने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी आपने जरूर देखा होगा कि बिना आर्टिकल के भी लिखा होता है ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, बिना आर्टिकल के। तो ये द जो एक डेफिनेट आर्टिकल है वो यहाँ पे नहीं लिखा होता है, और तब भी लिखा होता है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। ये वो चीजें होती हैं, वो एक्टिविटीज होती हैं जो कैंपस में अलाउड है, जो ऑफ कैंपस अलाउड है। इस तरीके की चीजों को रेफर करने के लिए आप ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस यूज करते हैं। तब भी प्रेपोजिशन ऑन और ऑफ लगती है, बट विदाउट द आर्टिकल। जब भी आप प्रेपोजिशन प्लेस करते हैं, इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल। वो वर्ड के हिसाब से डिसाइड की जाती है एंड अकॉर्डिंगली आर्टिकल्स भी लगाए जाते हैं सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन। सो जगदीश इज वेटिंग फॉर मी ऑन द कैंपस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Now let's see question number 13. Select the word which means the same as the following. यानी कि आपको synonym ढूंढना है in one word, लेकिन आपको यहाँ पे एक statement दिया हुआ है। To read something carefully, किसी चीज को carefully read करने के लिए एक word क्या होगा? It can be called one word substitution, you can say. Options दिए हुए हैं presume, perverse, peruse, persiflage. यूजुअली क्वेश्चंस में अगर वर्ब्स दिए होते हैं तो सारे वर्ब्स दिए होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं तो सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ऐसा सिनोनिम्स के केस में होता है, ये मैं पहले आपको बता भी चुकी हूँ। इस पर्टिकुलर कंडीशन में कभी कभी क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ही पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये वाले सारे के सारे पी से स्टार्ट हुए हैं और बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं, जैसे कि होमोफोन्स होते हैं उसी तरीके से ये वर्ड साउंड कर रहे हैं, बट इसमें से कोई एडजेक्टिव है, कोई नाउन है, कोई वर्ब है, ये सारे अलग अलग है। किसी चीज को केयरफुली रीड करने का जो आंसर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए पहले उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये चारों वर्ड्स का मीनिंग होता क्या है। सो द फर्स्ट वर्ड इज प्रिज्यूम करना। अब आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे आई प्रिज्यूम। अब ये दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो ये वर्ब होता है, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होगा वो होगा प्रिज्यूम, प्रिज्यूम, प्रिज्यूम्ड, और इसका मीनिंग होता है टू थिंक समथिंग इज प्रोबेबली ट्रू। ऐसा सोचना कि कोई चीज सही है, ट्रू है, ये जब आपको लगता है तो आप बोलते हैं आई प्रिज्यूम कि ऐसा है, मतलब ये सच है। या फिर कभी कभी इफ यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तब भी आप बोलते हैं आई प्रिज्यूम कि वो इस तरीके का पर्सन है। सो ये दो तरीके से ये वर्ड को यूज किया जाता है। सो इफ यू आर टेकिंग समथिंग फॉर ग्रांटेड इन दैट केस ऑल्सो, या फिर आपको लगता है कि कोई चीज प्रोबेबली ट्रू है आपके नजरिए से, तब भी आप प्रिज्यूम वर्ड यूज करते हैं। सेकेंड वर्ड जो उसमें दिया हुआ था दैट वॉज एन एडजेक्टिव विच इज परवर्स।
परवर्स के दो मीनिंग्स होते हैं, यहाँ पे हम एक मीनिंग जो बहुत ही कॉमन है और कॉमनली यूज्ड है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। द वर्ड इज परवर्स और इसका मीनिंग होता है अनयूजुअल, वियर्ड एंड इवन इमोरल। कोई भी ऐसी चीज जो आपको मॉरल ना लगे, इमोरल हो, यू डिविएट, यू गेट डिविएटेड फ्रॉम द पाथ। जैसे आप पाथ से डिविएट हो जाते हैं वैसे ही आप मॉरल एक्ट से डिविएट हो जाए। कोई भी चीज आपको अनयूजुअल सी लग रही है, वियर्ड सी लग रही है, अजीब सी लग रही है और वो इमोरल भी है, तब आप ये वर्ड यूज करते हैं कि वो परवर्स है। थर्ड वर्ड है पिरूज। पिरूज भी एक वर्ब है जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म डी लगाकर बन जाता है। इट इज पिरूज्ड, पिरूज्ड। टू रीड और एग्जामिन समथिंग केयरफुली, ये वर्ड भी दो तरीके से यूज किया जाता है। जब आप किसी न्यूज़पेपर में ऐसे करके देख रहे होते हैं, यू आर गोइंग थ्रू इट मतलब आप थॉरली एक निगाह डाल रहे होते हैं और उस पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए जो आपके मतलब की है, विच इज ऑफ योर इंटरेस्ट, तब भी आप इस वर्ड को यूज करते हैं। और जब आप इट हैज टू मीनिंग्स अगेन, कि एक तो ये हो गया कि आप उस वर्ड को ढूंढ रहे हैं, मतलब आप एक सरसरी निगाह डाल रहे हैं, और दूसरा हो गया कि आप किसी चीज को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, आप अच्छे से एग्जामिन कर रहे हैं, देख रहे हैं केयरफुली। ये दोनों ही तरीके से यूज किया जाता है। सो आई हैव रिटन टू रीड और एग्जामिन समथिंग केयरफुली। ऑब्वियसली यू हैव गॉट द आंसर कि पिरूज इज द वर्ड। फिर भी एक बार पर्सिफ्लाज डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज पर्सिफ्लाज इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रोनाउंसिएशन इसका फ्लाज होगा, पर्सिफ्लाज। नाउन है ये। अगर आपने वर्ड सुना हो बैंटर, तो ये सिनोनिम हो सकता है बैंटर। इसका मतलब होता है इट इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, अ फ्रेंडली वन, जहां पे आप एक दूसरे को मॉक कर रहे होते हैं, टीज कर रहे होते हैं, आप साथ में बैठ जाते हैं, वो आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, वो आप फ्रेंडली टीजिंग कर रहे होते हैं, यू आर मॉकिंग समबडी, उसको, उस टाइप की कॉन्वर्सेशन को पर्सिफ्लाज बोला जाता है, जिसको आप बैंटर भी बोलते हैं। तो आपको आंसर तो मिल गया है, विच इज पिरूज। आंसर तो आपके सामने है, ठीक है, और बाकी के वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो किसी चीज को केयरफुली रीड करना, द आंसर इज गोइंग टू बी पिरूज। Let's see question number 14 now. Select the one which best expresses the same sentence in indirect or direct speech. आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि निमसेट में किस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं कई बार ये चीज बता भी चुकी हूँ कि वोकैब बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेस्ड होते हैं। और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही जनरल है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रेपोजिशंस बेस्ड क्वेश्चंस और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव बेस्ड क्वेश्चंस। तो टेंसेस रिलेटेड तो आते ही हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि एक तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी आते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं और लिमिटेड रूल्स हैं जिनको लगा करके आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। जब भी कभी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे लिखा नहीं हुआ है कि ये वाला जो सेंटेंस है जिसको आपको कन्वर्ट करना है वो डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में। दिस इज नॉट रिटन ओवर हियर, लेकिन ये सेंटेंस सबको पता होगा कि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, जिसमें भी इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, वो एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, अगर किसी के वर्ड्स डायरेक्टली बोले गए हैं तो भी उसको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कहते हैं। सो ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग को आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब ये जो सेड रहता है, ये सेड चेंज होकर, सेड जब चेंज होगा तो सेड में ही चेंज होगा। ओके, सेज अलग रहता है, सेड अलग होता है। आई चेंज होकर उस पर्टिकुलर प्रोनाउन में चेंज हो जाता है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो आई चेंज होकर हो जाएगा ही में। अब जब ही आ जाएगा प्रोनाउन में, देखिए सारे ही ऑप्शंस में ही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि इन चार ऑप्शंस में से आप कौन सा चूज करेंगे। तो कौन सा चूज करने के लिए, देखिए एक ऑप्शन में वॉज लिखा हुआ है, दूसरे में वॉज लिखा हुआ है, तीसरे में भी वॉज लिखा है और यहाँ पे इज लिखा है। सो ये तो नहीं होने वाला है।
अब ये जो बाकी बचे हुए 3 ऑप्शंस है उसमें इस वाले ऑप्शन में सेज लिखा हुआ है विच इज रॉन्ग अगेन, तो ये भी नहीं होने वाला है. दैट मीन्स we are left with 2 options now. He said he was glad to be here this evening and he said that he was glad to be there that evening. जितने भी स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स पढ़े होंगे उनको पता होगा कि जैसे said का जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो said ही रहता है. here का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने पर it becomes there. ओके और जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आप am को भी चेंज कर देंगे पास्ट टेंस में, सो दैट ऑल्सो बिकम्स was. तो was तो क्लियर हो गया है, glad to be क्लियर हो गया है, here चेंज होकर there में हो जाएगा. और हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे थे विच was this and this one. तो यहां पर अब आप देखिए ऑप्शन से भी आप सिलेक्ट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं. सो ही सेड ही वाज ग्लैड टू बी हियर होगा तो हियर वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है. वी आर लेफ्ट विथ जस्ट 1 ऑप्शन एंड दिस वन इज द करेक्ट वन. सो यहां पर देयर भी लगा हुआ है और दैट इवनिंग भी लगा हुआ है, दिस चेंज होकर के दैट में हो जाता है. दीज आर वेरी वेरी कॉमन रूल्स जो इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करते समय हमें फॉलो करने होते हैं. तो अगर आपने थोड़े बहुत भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स पढ़ रखे हैं तो आप ये क्वेश्चन सिर्फ रूल आउट करके भी बहुत आसानी से कर सकते थे. ऐसे क्वेश्चंस अगर किसी भी एग्जाम में आते हैं या निमसेट में आपको मिलते हैं और तब भी आप उनको सॉल्व ना कर पाए तो इससे इजी क्वेश्चंस तो कोई नहीं हो सकते. सो ट्राई किया करिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में एटलीस्ट कुछ चीजें ऐसी जरूर पढ़ लें जो बार बार रिपीट हो रही हैं एग्जाम में और आपको वो हेल्प करेंगी स्कोर करने में. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. So the next question is choose the antonym. एक synonym वाला क्वेश्चन आया है, अब ये antonym वाला क्वेश्चन है and it is a very easy question. देखिए bold का सिर्फ आपको antonym ढूंढना है. bold represents brave, brave and bold वाला. So brave and bold वाले का जो antonym होगा it is going to be very easy. nervous तो होगा नहीं. timid ये antonym करीब करीब सारे स्टूडेंट्स को पता होगा. timid का मतलब होता है डरपोक. टिमिड वो पर्सन होता है जो बहुत ही इजीली डर जाता है, डरपोक होता है. सो वन हु इजीली गेट्स फ्राइटेंड. तो बोल्ड का जो आंसर है वो तो टिमिड ही है. दैट इज वेरी क्लियर और ये बहुत ही इजी है. बट लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज कॉय. फेयरफुल भी आपको पता होगा जो अफ्रेड हो जाता है, विच इज वेरी मच सिमिलर टू गेटिंग फ्राइटेंड. लेकिन इसका करेक्ट आंसर टिमिड होगा क्योंकि बोल्ड का जो एंटोनिम है वो प्रेफरेबली यू आर गोइंग टू चूज द वर्ड टिमिड ओनली. यही एक एग्जैक्ट एंटोनिम रहेगा बोल्ड एंड ब्रेव का. अब हम कॉय पे बात कर लेते हैं. कॉय इज यूज्ड फॉर अ पर्सन जो शाय होता नहीं है बट दिखाता है कि वो शाय है. इट कैन बी यूज्ड फॉर विमेन, जो एक यूजुअल सा ट्रेट होता है विमेन में कि वो शाय ना भी हो, अंदर से कॉन्फिडेंट भी फील करे हो तब भी वो दिखाती हैं कि वो शाय हैं. समटाइम्स पॉलिटिशियंस ऑल्सो डू दैट. जैसे कभी कभी वेग स्टेटमेंट्स देना. आप प्रेस के सामने हैं, प्रेस रिलीज हो रही है किसी चीज की या फिर किसी कॉन्स्पिरेसी में फंस गए हैं तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस वेग स्टेटमेंट्स पास करते हैं. दे आर नॉट शाय ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस लेकिन फिर भी वो बार बार इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी कि आप हर चीज का जवाब दें. इस वजह से आप वेग स्टेटमेंट्स पास करते हैं. तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स पास किए जाते हैं वो जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज अ कॉय. उसको कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी पर्सन के अंदर है तो वो पर्सन को कॉय बोला जाता है. इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्सन. ओके, सो द आंसर इज टिमिड. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फ्रेज given below should replace the phrase printed in bold to make the sentence grammatically correct. So there is a sentence over here, he is addicted to smoke. addicted जो word है addicted to plus और उसके साथ में कुछ लिखा हुआ वो जो है वो एक फ्रेज भी होता है, वो एक जेरेंड भी होता है. जेरेंड में यूजुअली आप उसके बाद आईएनजी लगाते हैं. दिस इज द रूल ऑफ द जेरेंड. तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस करूंगी. जैसे मैंने वर्ड बोला जेरेंड, अगर आपको जेरेंड के बारे में नहीं पता है या नरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच डिस्क्राइब किया हो, जिसमें मैंने वर्ब्स का डिस्क्रिप्शन दिया हो. लेकिन अभी जो ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने बनाया है दैट इज मोर देन इनफ टू कवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो मैं उससे रिलेटेड ही बोलूंगी, उतना ही बताऊंगी जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है.
अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप जरूर से दूसरा वीडियो देख सकते हैं। सो दिस इज ही इज अडिक्टेड टू स्मोक। अब आपको इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो, जैसे कि ही इज अडिक्टेड विद स्मोकिंग, ही इज अडिक्ट ऑफ स्मोक, ही इज यूज्ड टू स्मोक, या फिर ही इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग। अडिक्टेड के बाद अगर आपको अडिक्टेड टू के बाद इनफैक्ट अडिक्टेड टू के बाद अगर आपको नाउन मिल रहा है तो आप डायरेक्टली नाउन लगा देंगे, और अगर आपको अडिक्टेड टू के बाद कोई वर्ब मिल रहा है तो आप वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, और अडिक्टेड के बाद प्रेपोजिशन टू ही लगेगी। ओके, सो ये एक रूल है जिसको आप ध्यान रखिएगा। अडिक्टेड टू और उसके बाद अगर कोई नाउन मिल रहा है, जैसे किसी चीज के लिए, जैसे मूवीज है, टेलीविजन है, या कोई चीज के लिए आपका एडिक्शन है, तो यू आर एडिक्टेड टू मूवीज। तो अगर कोई नाउन मिल रहा है तो आप वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वर्ब मिल रहा है, जैसे स्मोक, स्मोकिंग, इस तरीके से मिल रहा था, यहाँ पे एक वर्ब था, तो आप उसका आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विद द करेक्ट चॉइस गिवन बिलो ईच स्टेटमेंट। आपको सिर्फ एक फिलर फिल करना है, एक सिंगल ब्लैंक दिया हुआ है उसको फिल करना है विद द प्रेपोजिशन। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। अगर आप वर्ब्स के साथ में प्रेपोजिशंस पढ़ते जाते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। यू आर टू कंफर्म डैश द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। आपको इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं देखना था, इस पर्टिकुलर वर्ब के बाद जो भी प्रेपोजिशन लगती है, जो भी अप्रोप्रिएट होती है, बस वो ही फिल करनी थी। कंफर्म इज अ वर्ब जो कि यूज किया जाता है रूल्स के लिए, लॉज के लिए, कि आप जो उनको फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड या फिर कह सकते हैं उसका सिनोनिम होता है कंफर्म। आपने वर्ड सुना होगा अबाइड, और अबाइड के बाद प्रेपोजिशन लगती है बाय, एंड देन यू यूज द रूल्स, सो अबाइड बाय द रूल्स। इसी तरीके से एक और सिनोनिम वर्ड बताती हूं, कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब भी होता है रूल्स को ओबे करना, लेकिन इसके बाद जो प्रेपोजिशन लगती है दैट इज विद। और कंफर्म का मतलब भी होता है रूल्स को ओबे करना, उनका पालन करना, फॉलो करना रूल्स को, लेकिन इसके बाद जो प्रेपोजिशन लगती है इट इज टू। तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है बट प्रेपोजिशंस चेंज्ड है। कंफर्म के बाद आप टू लगाते हैं, सारे के सारे आपको वर्ब्स मिल रहे हैं, ये कंप्लाई, अबाइड एंड कंफर्म। इसके बाद आप टू लगाते हैं, अबाइड के बाद बाय लगाते हैं, एंड कंप्लाई के बाद विद लगाते हैं। अगर आज इस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये वर्ड मिला है, क्या पता कभी और आगे नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में कोई और वर्ड मिल जाए। सो इट इज बेटर कि आप जब एक वर्ड को स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको पूरी तरीके से स्टडी कर ले, ताकि उसका सिनोनिम, एंटोनिम कुछ भी आए अगर आगे एग्जाम में तो आपको आता हो। इसी का एक एंटोनिम भी बताते हो। एंटोनिम का मतलब होता है कि रूल्स को फॉलो ना करना, उनका उल्लंघन करना। उसके लिए एक अच्छा वर्ड है फ्लाउट। फ्लाउट के बाद देयर इज नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। फ्लाउट द रूल्स, जिसका मतलब होता है रूल्स को फॉलो ना करना, विच इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंफर्म। तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन कंफर्म से रिलेटेड जितनी भी चाहिए आपको दी है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा टू। सो यू आर टू कंफर्म टू द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि यहां पे भी टू आ रहा है, यू आर टू, और फिर उसके बाद फिर से टू आ रहा है। वहां पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें प्रेपोजिशन इस पर्टिकुलर वर्ड के आगे ढूंढनी है, ना कि इधर। इफ यू डू नॉट नो कि इसका ग्रामर मीनिंग क्या होता है तब भी चलेगा, बट यू शुड नो कि कंफर्म के बाद प्रेपोजिशन क्या लगेगी। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चूज द सिनोनिम। सो अभी हमने एंटोनिम वाला क्वेश्चन किया था, अब सिनोनिम का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चंस है, इजी वर्ड्स है। जैसे ये वाला वर्ड भी इजी है, लिबरल। लिबरल एटीट्यूड होना किसी का, लिबरल अप्रोच है, इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में है, और उसका सिनोनिम ढूंढना है। ऑप्शंस है आपके पास जेनरस,
अफेक्शनेट, सोबर या रिएक्शनरी। मैं आपको इसके बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगी, नीचे मीनिंग्स और एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, बट नॉर्मली आपको ये वर्ड्स पता होंगे कि जेनरस क्या होता है, अफेक्शनेट होना क्या होता है, सोबर कौन किसको बोल सकते हैं, किसी कलर को भी सोबर बोल सकते हैं क्या, और रिएक्शनरी क्या होता है। बट आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड्स और फिर हम वापस से इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। सो आइए देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। नीचे में लेट मी शो यू द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो लिबरल का मतलब होता है ब्रॉड माइंडेड, जो हम सबको पता है। ऑर्थोडॉक्स सोच ना रखना, ब्रॉड माइंडेड सोच रखना, मेंटालिटी उस तरीके की होना जिसमें आप कंजर्वेटिव नहीं है। एडजेक्टिव होता है लिबरल, और लिबरल आपकी सोच हो सकती है, थिंकिंग हो सकती है, सोसाइटी लिबरल हो सकती है, एटीट्यूड लिबरल हो सकता है, इसके अलावा भी यूज किया जा सकता है। सेकेंड वर्ड जो मेंशन था, ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन था जेनरस। सो जो ऑप्शन था जेनरस, उसका मीनिंग होता है विलिंग टू गिव मनी, हेल्प मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जितना मनी या हेल्प एक्सपेक्टेड होता है उससे ज्यादा प्रोवाइड करना किसी को। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही जेनरस है, मतलब कई बार हम बोलते हैं सो जेनरस ऑफ यू, जिसका मतलब होता है कि आप से जितना एक्सपेक्टेड था सामने वाले ने आपकी हेल्प उससे भी ज्यादा कर दी, या चाहे उसकी सोच हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे हेल्प से रिलेटेड हो, चाहे काइंडनेस हो जो वो आपके तरफ दिखा रहा हो, दैट इज कॉल्ड जेनरस होना। सेकेंड ऑप्शन था अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है व्हेन यू आर वेरी वार्म एंड लविंग, टेंडर वाली जो अप्रोच दिखाते हैं आप, सो यू आर बीइंग अफेक्शनेट। नेक्स्ट वर्ड था सोबर। सोबर का मतलब यूजुअली यूज किया जाता है नॉट ड्रंक से। इसका मतलब होता है जब आप, वेरी सॉरी, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। सोबर का मतलब होता है नॉट ड्रंक से, और इसके अलावा सोबर ऑल्सो मीन्स रिलेटेड टू कलर्स। कई बार लोगों ने कुछ कलर्स वेयर किए होते हैं जिसके लिए कहा जाता है दैट दिस इज अ सोबर कलर, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है उसमें, बहुत ही सोबर सा कलर है, उसके लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। सोबर का मतलब ड्रंक ना होना भी होता है। यूजुअली कॉमन टर्मिनोलॉजी में इफ somebody is sober that means he or she is not drunk। लास्ट वर्ड जो दिया हुआ था दैट वाज रिएक्शनरी। रिएक्शनरी का मतलब है वन हु अपोजेस रिफॉर्म और चेंज। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है, जो कोई भी तरीके का रिफॉर्म या चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, फडी डडी अप्रोच का है, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी का है, उसको रिएक्शनरी कहा जाता है। सो आंसर आपको पता चल गया होगा, और रिएक्शनरी इसका एंटोनिम हो सकता है, दैट ऑल्सो यू माइट हैव गेस्ड। आइए देखते हैं, वापस आते क्वेश्चन पे। सो हमें सिनोनिम चूज करना था लिबरल का, एंड लिबरल का सिनोनिम द बेस्ट ऑप्शन इज जेनरस, क्योंकि जेनरस का भी मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, काइंडनेस या हेल्प या मनी दिखाना, और लिबरल का भी मतलब सेम ही होता है। अगर इसके एंटोनिम पे जाएंगे सो इट कैन बी रिएक्शनरी। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Let's see question number 19 now. Identify the word that is similar in meaning to the underlined word. So ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है जो आप जनरली देखते हैं उससे। इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, देयर इज अ वर्ड ओवर हियर एड्यूलेटरी, और आपको सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग गेस करना है। आप सेंटेंस पे ध्यान ना भी दें, इफ यू नो दिस पर्टिकुलर वर्ड आपको आंसर आता होगा। जैसे कि देखते हैं, रघु मेड होगा ये, Raghu made adulatory remarks about the waiter who served the food। अब adulatory का मतलब कहीं से भी abusive या इस तरीके का नहीं होता, it is a positive word पहले तो, because many of you must have thought कि ये जो word का starting है ये उससे है। ये वर्ड का स्टार्टिंग आप लिंक करें एडमिरेशन से, ना कि अब्यूजिव या उससे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस है कॉम्प्लीमेंट्री, आयरॉनिक, डेरोगेटरी और स्लैंडरस। सो लेट्स जस्ट डिस्कस डेरोगेटरी एंड स्लैंडरस एंड आयरॉनिक। कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको आता ही है, और एड्यूलेटरी का मतलब पॉजिटिव रिमार्क्स होता है, जब आप किसी के बारे में प्रेज वर्दी वर्ड्स बोल रहे होते हैं, आपको उसकी चीज जरूरत से ज्यादा प्रेज भी करें, फ्लैटरिंग जिसको बोलते हैं,
चापलूसी करना, उस तरीके के जो रिमार्क्स पास किए जाते हैं, रिमार्क्स दिए जाते हैं, उनको एड्यूलेटरी रिमार्क्स कहा जाता है। दे आर प्रेजवर्दी, पर वो जरूरत से ज्यादा प्रेज हो जाती है। चलिए देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन। Adulatory is flattering, expressing praise or admiration. So normal terminology में it is called flattering, flattering करना, या फिर किसी के तरफ बहुत ज्यादा admiration या praise दिखाना। ऑप्शंस में एक वर्ड था कॉम्प्लीमेंट्री, सो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स ही आप दे रहे हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स या फिर एड्यूलेटरी रिमार्क्स, तो आंसर तो आपको मिल गया है। बस वो 3 वर्ड्स आइए डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये वर्ड्स आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना करे। आयरॉनिक क्या होता है? आयरॉनिक का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, इन एन अम्यूजिंग वे। सरकास्टिक भी लिखा हुआ है मैंने। इसका मतलब क्या होता है आइए डिस्कस कर लेते हैं। आयरॉनिक का मतलब होता है जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, सो वो अनएक्सपेक्टेड सी चीज है। जैसे कि इट इज फनी, जैसे मान लीजिए आपको लगे कि ये मैच तो मेरा जीता हुआ मैच है, अब मैं जीत ही जाऊंगा, और आप किसी ऐसे पर्सन से हार जाएं जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, दैट इज आयरॉनिक। उसको बोलते हैं आयरॉनिक होना। मतलब इट इज ह्यूमरस, इट इज ऑड कि आप ऐसे पर्सन से हार जाएं या फिर जीतते जीतते हार जाएं, या कुछ भी ऐसा जो आपके लाइफ में ऐसा कोई भी सिचुएशन आकर हो, उसको आयरॉनिक बोला जाता है। आयरनी से बना हुआ वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड था डेरोगेटरी। डेरोगेटरी भी रिमार्क्स होते हैं विच आर इंसल्टिंग और डिसरिस्पेक्टफुल। अगर आप किसी को ऐसे कमेंट्स या ऐसे रिमार्क्स पास कर रहे हैं जो कि बहुत इंसल्टिंग है, जो डिसरिस्पेक्टफुल है, जिससे आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डेरोगेटरी बोला जाता है। द लास्ट वन वाज स्लैंडरस। स्लैंडरस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स जो पास किए जाते हैं, सो दे आर स्लैंडरस स्टेटमेंट्स, जिसका मतलब होता है हार्मफुल एंड ऑफन अनट्रू। कोई भी किसी पर्सन के बारे में उसकी गुडविल को खराब करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए कोई भी ऐसे स्टेटमेंट्स देना जो हार्मफुल है और अनट्रू है उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, दे आर कॉल्ड स्लैंडरस। तो आई होप आपको डेरोगेटरी और स्लैंडरस समझ में आ गया होगा, आयरॉनिक समझ में आ गया होगा, एंड द आंसर आपको सबसे पहले ही समझ में आ गया था, दैट एड्यूलेटरी इज द वर्ड, और एड्यूलेटरी का आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री विल बी द आंसर। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक। नीदर पीटर नॉर आई डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। देखिए फिर से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आ गया आपके सामने। ना पीटर ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस ब्लंडर के लिए, तो ना तो पीटर ना ही मैं, नीदर और नॉर इसलिए यूज किया जाता है, और आपको इसके साथ एक करेक्ट हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। करेक्ट हेल्पिंग वर्ब इस कंडीशन में, जैसे ये यहां पर अगर ईदर और भी होता, मान लीजिए ईदर पीटर और उसके बाद फिर से एक प्रोनाउन या नाउन यूज्ड होता, तो या तो ये या तो वो, और नीदर और नॉर का मतलब होता है ना ये ना वो। तो इसके साथ में आप जो हेल्पिंग वर्ब चूज करते हैं, दैट इज नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब चूज करने वाले हैं, ना कि पीटर के अकॉर्डिंग, और ना ही ये दोनों के अकॉर्डिंग। मतलब यू आर नॉट गोइंग टू ट्रीट दीज 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर, और उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब चूज नहीं करना है। आप हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे आई के अकॉर्डिंग, विच इज गोइंग टू बी एम, क्योंकि आई के साथ एम ही लगता है, आर इज या वर नहीं लगेगा। सो नीदर पीटर नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। आपको अगर गलत भी साउंड कर रहा है तब भी यही करेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग वर्ब जो लगेगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, अगर नीदर और नॉट से 2 चीजें या 2 प्रोनाउंस या नाउन्स कनेक्टेड हैं तो। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। निमसेट 2022 के सारे ही क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे टॉपिक्स के बारे में आप देख सकते हैं बाकी के वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।